पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्न में किसने संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं? पहला है जीन पियाजे, दूसरा ब्रूनर, तीसरा वाइगोत्स्की और चौथा थॉर्नडाइक। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात थॉर्नडाइक। क्योंकि इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें कहा जा रहा है कि किसने संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किए हैं। क्या नहीं किए हैं? तो जो नहीं किए हैं संज्ञानात्मक विकास पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत, वो हैं थॉर्नडाइक, और जो प्रस्तुत किए हैं वो हैं आपके जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कैटल के अनुसार कितने महत्वपूर्ण शील गुण ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना हेतु आवश्यक हैं? पहला है 16, दूसरा है 18, तीसरा है 28 और चौथा है 64। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात 16। क्योंकि कैटल के अनुसार 16 ऐसे महत्वपूर्ण शील गुण होते हैं जो किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व संरचना के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा प्रश्न है, पुनर्वास रिहेबिलिटेशन विधि उपयुक्त है? पहला पिछड़े बालकों के लिए, दूसरा प्रतिभाशाली बालकों के लिए, तीसरा सृजनात्मक बालकों के लिए और चौथा अपराधी बालकों के लिए। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात अपराधी बालकों के लिए। क्योंकि पुनर्वास रिहेबिलिटेशन जो विधि है वो अपराधी बालकों के लिए होती है। जो विद्यार्थी बचपन में ही अपराध करने लगते हैं उनको रिहेबिलिटेशन कारागार में डाला जाता है, ताकि वहाँ पर आप वो पढ़ाई भी कर सकते हैं और उनको सुधारा भी जाता है। तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आत्मविश्वास, आत्मबल तथा अपने भावों को स्वीकार करते हुए कार्यों को संपादित करना डैश 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 रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। तो इनमें जो आपका पहला विकल्प है मानसिक, दूसरा है शैक्षिक और तीसरा है शारीरिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे सही विकल्प है इस प्रश्न का वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, मानसिक। क्योंकि आत्मविश्वास, आत्मबल तथा अपने भावों को स्वीकार करते हुए कार्यों को संपादित करना मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है। तो पहला विकल्प मानसिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, स्टर्नबर्ग ने अपने त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में किस घटक को शामिल नहीं किया है? पहला है मेटा घटक, दूसरा है निष्पादन घटक, तीसरा है अनुक्रियात्मक घटक और चौथा है ज्ञान संग्रहण घटक। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात अनुक्रियात्मक घटक। क्योंकि स्टर्नबर्ग ने अपने त्रितंत्र बुद्धि सिद्धांत में अनुक्रियात्मक घटक को शामिल नहीं किया था। तो आपका तीसरा विकल्प अनुक्रियात्मक घटक बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, सूझ सिद्धांत के अनुसार कक्षा में सीखने की प्रक्रिया होती है? पहला अचानक, दूसरा धीरे धीरे, तीसरा बहुत तेजी से और चौथा कभी नहीं। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात अचानक। क्योंकि सूझ सिद्धांत के अनुसार कक्षा में सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो अचानक होती है। तो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? पहला अभिक्रमित उपागम, दूसरा कंप्यूटर सहायी उपागम, तीसरा शिक्षण मशीन उपागम और चौथा ये सभी। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात कंप्यूटर सहायी उपागम एक ऐसा उपागम है जिसे कि आत्म अनुदेशन उपागम कहा जाता है। तो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? पहला व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा परिपक्वता में असमर्थता और तीसरा अर्जन में कमी, चौथा ये सभी। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। क्योंकि अधिगम की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन ही है जो कि उसकी विशेषताएं कहलाती है। तो आपका व्यवहार में परिवर्तन जो है वो आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नवां प्रश्न है, संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पहला पियाजे, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा पावलोव और चौथा स्किनर। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। क्योंकि संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। तो आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? पहला सामाजिक गत्यात्मक में, दूसरा समाजीकरण में, तीसरा समाज में पृथक्करण में और चौथा ये सभी। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात समाजीकरण में। क्योंकि दंड एवं पुरस्कार बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक होता है। तो समाजीकरण जो है दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा।
11वां प्रश्न है, बालकों में रुचियों के आधार पर जो वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं वे निम्न में से किसका परिणाम है? पहला आयु का, दूसरा लैंगिक विभेदकता का, तीसरा अनुभविक पृष्ठभूमि का और चौथा प्रदत्त अवसरों का। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात अनुभविक पृष्ठभूमि का, क्योंकि बालकों में रुचियों के आधार पर जो वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं वे उनके अनुभविक पृष्ठभूमि का परिणाम होती हैं। तो आपका तीसरा विकल्प अनुभविक पृष्ठभूमि बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुसरण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है? पहला दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि दर पर, दूसरा छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने पर, तीसरा शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर और चौथा उपरोक्त सभी पर। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी पर, क्योंकि आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में सभी जो उपरोक्त हैं यानी कि दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि, छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने पर और शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर, इन सभी पैटर्न के अनुसरण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो चौथा विकल्प उपरोक्त सभी पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के 8 प्रकारों को श्रृंखलाबद्ध पिरामिड के रूप में किया? पहला थॉर्नडाइक, दूसरा गेगनी, तीसरा स्किनर और चौथा कोहलर। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात गेगनी, क्योंकि गेगनी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने सीखने के 8 प्रकारों को श्रृंखलाबद्ध या पिरामिड के रूप में प्रयोग किया था। तो आपका दूसरा विकल्प गेगनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है जिससे कि छात्र पहला प्राथमिक कक्षाओं में सुलेख करे, दूसरा भाषा संबंधी विभिन्न अभ्यास करे, तीसरा भाषा वाचन एवं लेखन का साथ साथ अभ्यास करे और चौथा भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करे। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि आजकल प्राथमिक कक्षाओं में जो लेखन शिक्षण पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि छात्रों में भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बालकों में सामूहिक खेलों के प्रति एक सामंतीकरण उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि बालक पहला अन्य बालकों के साथ खेलना पसंद नहीं करता, दूसरा अन्य बालकों के साथ समूह में सक्रिय हो जाता है, तीसरा उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं और चौथा उपरोक्त सभी। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात उन कार्यों को दोहराता है जिन्हें अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं, क्योंकि जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का होता है तो बालकों में सामूहिक खेलों के प्रति एक सामंतीकरण उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ यह होता है कि बालक उन कार्यों को दोहराने लगता है जिन्हें वह अन्य बालकों को खेलते हुए देखता है, उसी का अनुसरण करना प्रारंभ कर देता है। तो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का झुकाव निम्न में से किस ओर होना चाहिए? पहला विषय वस्तु की ओर, दूसरा संपूर्ण विषयों का समाधिकार चेष्टा की ओर, तीसरा समाज में होने वाली क्रियाओं के प्रति विकास की ओर और चौथा है बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का जो झुकाव होता है वो आपका बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर होना चाहिए। तो आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा एक बालक के विकास का निर्धारण किया जाता है? पहला बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा, दूसरा बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा, तीसरा बालक संबंधी वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता, चौथा बालक संबंधी उन वातावरणीय दबावों द्वारा जो विद्यालय द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा बालक के विकास को निर्धारित किया जाता है। तो दूसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है? पहला प्राथमिक बाल्यावस्था में, दूसरा पूर्व किशोरावस्था में, तीसरा वयस्कावस्था में और चौथा अंतिम किशोरावस्था में। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात पूर्व किशोरावस्था में, क्योंकि विकास की पूर्व किशोरावस्था में बालकों की खेल कूद संबंधी रुचि का अधिकतम विकास होता है। तो दूसरा विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? पहला मानसिक शक्तियों के साथ, दूसरा शारीरिक संगठन के साथ,
तीसरा स्कूल की उपलब्धियों के साथ और चौथा अन्य लिंग के सदस्यों की मित्रता के साथ। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात शारीरिक संगठन के साथ, क्योंकि किशोरावस्था में किशोरों के अंदर जो सामाजिक नेतृत्व का गुण पाया जाता है उसका संबंध शारीरिक संगठन के साथ होता है। तो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल शारीरिक संगठन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, एक बालक के बड़े होने के साथ साथ उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां पहला विकसित नहीं होती हैं, दूसरा निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं, तीसरा संख्यात्मक दृष्टि से सीमित हो जाती हैं किंतु उनमें गुणात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है, चौथा संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से अपरिवर्तित बनी रहती हैं। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं, क्योंकि जब एक बालक बड़े होने लगता है तो उसमें जो रुचि संबंधी प्रवृत्तियां होती हैं वो निश्चित रूप से विकसित होने लगती हैं। तो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, किसी बालक में पाठन कौशल संबंधी विकास करने का उत्तम ढंग है। पहला, उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, दूसरा उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाना, तीसरा उसे सकारात्मक प्रलोभन प्रदान करना और चौथा उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना, क्योंकि किसी भी बालक में पठन कौशल संबंधी विकास करने का सबसे उचित जो तरीका है, ढंग है, वो उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना होता है। तो आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई है। पहला, समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में, दूसरा आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में, तीसरा केवल आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाली लड़की में और चौथा आयु पूर्व परिपक्व होने वाली लड़की में। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में। सामाजिक समायोजन में उत्पन्न होने वाली कठिनाई जो होती है वो आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त करने वाले बालक में होती है। तो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों की पहचान की जा सकती है। पहला, निष्ठा के आधार पर, दूसरा शक्ति के आधार पर, तीसरा अनुशासनहीनता के आधार पर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात अनुशासनहीनता के आधार पर। तो अनुशासनहीनता के आधार पर ये पहचान की जा सकती है कि कौन से बालक जो है वो मानसिक दृष्टि से कमजोर है। तो आपका तीसरा विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। उक्त कथन किसका है? पहला, जीन पियाजे का, दूसरा बर्ट का, तीसरा स्किनर का और चौथा लोहबर्ग का। तो इनमें जो सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, बर्ट का, क्योंकि बर्ट ने ये कहा था कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के बीच में अपना कक्षा कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह जो कथन है यह बर्ट के द्वारा कहा गया था। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल बर्ट सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है। पहला, निम्न स्तर का, दूसरा प्रखर स्तर का, तीसरा न निम्न और न ही प्रखर स्तर का और चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात न निम्न और न ही प्रखर स्तर का, क्योंकि सृजनशील बालक वह बालक होता है जिसकी बुद्धि का स्वरूप जो होता है वो न तो ही बहुत ज़्यादा तेज होता है और न ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो आपका तीसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का प्रमुख कारण नहीं है। ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा प्रमुख कारण नहीं है। तो दोस्तों पहला है तत्परता की कमी, दूसरा है अभ्यास की कमी, तीसरा है बच्चों की समस्याओं का समुचित निवारण न होना और चौथा है पारिवारिक सहयोग। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात विद्यालयी उपलब्धियों में बच्चों के असफल होने का जो प्रमुख कारण नहीं है वो है उनका पारिवारिक सहयोग। तो आपका चौथा विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, वह शारीरिक कारक जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है। पहला परिपक्वता, दूसरा रुचि, तीसरा आवश्यकता और चौथा अनुभव। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात परिपक्वता, क्योंकि परिपक्वता वह शारीरिक कारक है जो बच्चों को सीखने में सहायता करता है। तो पहला विकल्प जो आपका परिपक्वता बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? पहला मूल प्रवृत्त्यात्मक गुणों का, दूसरा सांस्कृतिक प्रभावों का, तीसरा अंतःस्रावी ग्रंथियों का और चौथा जैविक कारकों का। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा,
अर्थात सांस्कृतिक प्रभावों का, क्योंकि प्राय छात्रों एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर जो होता है वो उनके सांस्कृतिक प्रभावों का परिणाम होता है। तो दूसरा विकल्प आपका सांस्कृतिक प्रभावों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली क्या होनी चाहिए? पहला, उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देना। दूसरा, उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करना। तीसरा, उसे आगामी कक्षा के कार्य का संपादन का भार सौंपना। और चौथा, उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात उसे विद्यालय के उपरांत रुक कर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। 30वां और आखिरी प्रश्न है बाल विकास मनोविज्ञान का, कक्षा कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्न में से क्या होना चाहिए? पहला, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। दूसरा, सूचनाओं को एकत्रित करना। तीसरा, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास होना। और चौथा, खेल कूद में भाग लेने की योग्यता का विकास होना। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना। अर्थात कक्षा कक्ष में शिक्षण का परिणाम तब माना जाता है जब विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन आता है। तो आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बाल विकास मनोविज्ञान का 30 बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों दूसरा जो पार्ट है वो आपका हिंदी भाषा का है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो 31 नंबर पर पहला जो प्रश्न है हिंदी भाषा का, बहुभाषिकता क्या होती है? तो दोस्तों पहला है भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा। दूसरा, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। तीसरा, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। और चौथा, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात बहुभाषिकता जो होती है वो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो आपका चौथा विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है और हिंदी का दूसरा प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले पहला, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। दूसरा, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिकता कुशलता के साथ होते हैं। तीसरा, कोरी स्लेट होते हैं। और चौथा, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो दोस्तों इनमें से आपका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। तो आपका दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर पर जो प्रश्न है और हिंदी का तीसरा प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक रूप है। पहला सांकेतिक, दूसरा व्याकरणिक और तीसरा लिखित और चौथा मौखिक। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है वो आपका सांकेतिक होता है। तो पहला विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा कथन सबसे कमजोर है। पहला है आपका, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा, विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। तीसरा, विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष से बनती है। चौथा, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। यह जो है वो बिल्कुल तर्क सबसे कमजोर है। 35वां प्रश्न है, तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला, सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। दूसरा, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। तीसरा, सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है। और चौथा, भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। 36वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? पहला, आदेशात्मक। दूसरा, अनुदेशनात्मक। तीसरा, नकारात्मक। और चौथा, सैद्धांतिक। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण जो है वो आपका अनुदेशनात्मक कार्य होता है। तो आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, निम्नलिखित में से किससे प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है? पहला, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। दूसरा, सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना। तीसरा, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना।
और चौथा सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग करना। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, क्योंकि प्रवाहमयता जो होता है वो आपका मौखिक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण विशेषता है और विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से ही अभिव्यक्ति में सम्यक गति जो होता है वो प्रवाहमयता का संबंध सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होता है। तो आपका पहला विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि पहला, छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। दूसरा, छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं कराना पड़ता है। तीसरा, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। और चौथा, छात्रों की लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है, क्योंकि हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होती है वो उसकी आवश्यकता का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। 39वां प्रश्न है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? पहला, अति लघुत्तरीय प्रश्न, दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीसरा निबंधात्मक प्रश्न और चौथा वैकल्पिक प्रश्न। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात निबंधात्मक प्रश्न, क्योंकि आजकल इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। तो यह जो है निबंधात्मक प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो तीसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक होती हैं? पहला, ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं। दूसरा, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। तीसरा, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और चौथा, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में जो सहायक होती हैं वो इस प्रकार सहायक होती हैं कि वे बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला, लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। दूसरा, लोकगीतों की रसानुभूति। तीसरा, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना। और चौथा, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना, क्योंकि हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का जो सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है ये है कि लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। यही जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 42वां प्रश्न है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण नहीं करती है। दूसरा, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। तीसरा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और चौथा, भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। यह जो कथन है वो भाषा की प्रकृति के संबंध में उचित नहीं है। 43वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आप कहानी कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला, प्रत्यक्ष उपदेशात्मक। दूसरा, कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। तीसरा, घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव। चौथा, प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात प्राथमिक स्तर पर कहानियाँ कविताओं को जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वो इस प्रकार मानते हैं कि कहानियों कविताओं को व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आपका दूसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि पहला, बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं। दूसरा, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। तीसरा, व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है। और चौथा, समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं।
तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। तो दूसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। दूसरा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। तीसरा, विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय। और चौथा, मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल। यही जो है वो भाषा शिक्षण का उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 46 से लेकर 54 तक के जो प्रश्न होंगे वो इस गद्यांश से होंगे। तो पहले हम लोग इस गद्यांश को बारीकी से पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस गद्यांश से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का जवाब हम लोग बहुत आसानी से इसी गद्यांश में से छांट करके बता देंगे, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। तो पहले हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश में ये कह रहा है कि अस्तित्ववादी विचारधारा का आधारभूत शब्द है अस्तित्व। इस विचारधारा के अनुयायियों का मत है कि सारे विचार और सिद्धांत व्यक्ति के चिंतन के परिणाम हैं, अर्थात पहले मानव या व्यक्ति अस्तित्व में आया, तत्पश्चात उसके द्वारा विभिन्न विचारों या सिद्धांतों का निरूपण हुआ। अतः व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रमुख है, उसके विचार या सिद्धांत गौण हैं। स्पष्ट है कि अस्तित्ववाद में व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह विचारधारा वैज्ञानिकता एवं सामाजिकता को उतना महत्व नहीं देती। अस्तित्ववादियों की धारणा है कि प्रत्येक सिद्धांत व्यक्ति की अपनी दृष्टि की उपज है, अतः वह व्यक्ति सापेक्ष है, इसलिए किसी भी सिद्धांत को सर्वांगीण, सार्वभौमिक एवं सार्वजनिक नहीं माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में अस्तित्ववादी यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत स्वयं खोजना चाहिए, दूसरों द्वारा प्रतिपादित या निर्मित सिद्धांतों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि अस्तित्ववादियों के लिए सभी परंपरागत, सामाजिक, नैतिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत अमान्य एवं अव्यवहारिक सिद्ध हो जाते हैं। अस्तित्ववादी मानते हैं कि परिस्थितियां और भाग्य, बाह्य सत्ता और कर्मफल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उसके विचार से प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, वह अपनी परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल स्वयं बनाता है, इसके लिए किसी अन्य को दोष देना अनुचित होता है। अस्तित्ववादी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि ईश्वर तो मर गया है, ईश्वर के नाम पर लगाए गए विधि निषेधों की ये अवहेलना करते हैं और इसलिए परंपरागत आस्थाओं, नैतिक नियमों, जीवन विश्वासों के घोर विरोधी हैं। ये वैयक्तिक स्वच्छंदता, उपभोग की स्वतंत्रता, उन्मुक्त भोग, नास्तिकता, असामाजिकता, आचार विरोध के पक्षधर हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस गद्यांश को पढ़ लिया। अब आगे के जो प्रश्न पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 54 तक, उसका जवाब हम लोग को इसी गद्यांश में से देना है। तो दोस्तों, 46 नंबर पर जो प्रश्न है इस गद्यांश में से पहला प्रश्न है और टोटल इस वीडियो में 46 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, हमारे विचार और सिद्धांत व्यक्ति के चिंतन के परिणाम हैं। दूसरा, व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रमुख है। और तीसरा, अस्तित्ववादी ईश्वर की सत्ता में तो विश्वास करते नहीं हैं किंतु मंदिर जाते हैं। और चौथा, अस्तित्ववादी विचारधारा का आधारभूत शब्द है अस्तित्व। तो दोस्तों, इनमें से जो कहा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है, तो वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात अस्तित्ववादी ईश्वर की सत्ता में तो विश्वास करते नहीं हैं किंतु मंदिर जाते हैं। यह जो कथन है वो बिल्कुल असत्य है अर्थात गलत है। 47वां प्रश्न है, परंपरागत आस्था में पहला, ईश्वर के नाम पर विधि निषेध का पालन नहीं किया जाता है। दूसरा, ईश्वर के नाम पर विधि निषेध का पालन किया जाता है। और तीसरा, ईश्वर के नाम पर उन्मुक्त भोग में विश्वास किया जाता है। और चौथा, ईश्वर में विश्वास नहीं किया जाता है। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात परंपरागत आस्था में ईश्वर के नाम पर विधि निषेध का पालन किया जाता है। तो दूसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश द्वारा लेखक कहना चाहता है कि पहला, अस्तित्ववादी महान होते हैं। दूसरा, परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग महान होते हैं। तीसरा, अस्तित्ववादी विचारधारा क्या है। और चौथा, न तो अस्तित्ववादी सही है और न ही परंपरावादी। तो दोस्तों, प्रस्तुत गद्यांश द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्तित्ववादी विचारधारा क्या है, यही बताना चाहता है लेखक इस गद्यांश के माध्यम से। 49वां प्रश्न है, अस्तित्ववादियों के अनुसार जीवन में आई प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए कौन दोषी है? पहला, व्यक्ति स्वयं। दूसरा, व्यक्ति का पड़ोसी। तीसरा, हमारा समाज। और चौथा, हमारी राजनीति। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात
अस्तित्ववादियों के अनुसार जीवन में आई प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार जो होता है वो व्यक्ति अपना स्वयं होता है। तो आपका पहला विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? पहला अस्तित्व, दूसरा ईश्वर का अस्तित्व, तीसरा अस्तित्ववाद और चौथा आस्तिकता नास्तिकता। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात प्रस्तुत गद्यांश का सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो आपका अस्तित्ववाद होगा। तो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर पर जो प्रश्न है, सापेक्ष का विपरीतार्थक शब्द है, अर्थात सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? पहला विपेक्ष, दूसरा निपेक्ष, तीसरा निरपेक्ष और चौथा आपेक्ष। तो दोस्तों सापेक्ष का जो विलोम शब्द होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात निरपेक्ष। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, नास्तिकता की तरह कौन सा विशेषण शब्द प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है? पहला असामाजिकता, दूसरा सामुदायिकता, तीसरा आर्थिकता और चौथा शैक्षणिकता। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात नास्तिकता की तरह जो है वो असामाजिकता जो विशेषण है वो प्रस्तुत गद्यांश में प्रस्तुत किया गया है। तो आपका पहला विकल्प असामाजिकता जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, कर्मफल में कौन सा समास है? पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा अव्ययी भाव। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात कर्मफल में तत्पुरुष समास है। दोस्तों समास के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है इसी नेक्स्ट फ्यूचर टीचर चैनल पे, तो आप जा करके उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको आजीवन पूरी लाइफ में कभी भी समास के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा समास दिया गया है प्रश्न में। 54 नंबर पर जो प्रश्न है, इस विचारधारा के अनुयायियों वाक्य में रेखांकित शब्द है। पहला अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम और चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इस विचारधारा के अनुयायियों को जो वाक्य है उसमें जो रेखांकित है इस क्या है, इस जो है वो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों सर्वनाम यानी कि व्याकरण के लिए भी मैंने इसी नेक्स्ट फ्यूचर टीचर चैनल पर एक वीडियो हिंदी का बनाया है, संपूर्ण हिंदी पाठ्यक्रम के नाम से, संपूर्ण हिंदी भाषा के नाम से। उसमें मैंने सारे टॉपिक को, हिंदी भाषा के सारे टॉपिक को पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें कि आपको रस, छंद, अलंकार, समास, विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति, सारी चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में मिल जाएंगी। तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में, नेक्स्ट फ्यूचर टीचर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के आप हिंदी भाषा के सारे वीडियो को देख लेंगे तो आपका हिंदी जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से हिंदी भाषा की तैयारी हो जाएगी। और आप जानते भी हैं कि हिंदी की जो प्रश्न होते हैं ये सभी कंपटीशन में आते हैं, चाहे वो बैंक, रेलवे, एसएससी, सीटेट, यूपी टेट, सभी राज्यों की जो टेट परीक्षाएं हैं उनमें भी, और सभी कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी। तो हिंदी भाषा का मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है अपने इसी चैनल पर जिसमें कि आपको सभी राज्यों की परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित उन सारे प्रश्नों को मैंने उसमें शामिल किया है और बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को भी जरूर देख लें और आपको बहुत लाभ होगा उस वीडियो से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से दोबारा एक और गद्यांश दिया गया है हिंदी भाषा का, जिनमें कि प्रश्न संख्या 55 से लेकर यानी 60 तक, यानी कि टोटल 5 प्रश्न इस गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर हम लोग आसानी से दे पाएंगे। तो गद्यांश में ये कह रहा है कि भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता तब महसूस की गई जब 1991 में वित्तीय संकट के कारण इसे अपना सोना गिरवी रखकर विदेशों से ऋण लेना पड़ा। भारत में वैश्वीकरण को स्वीकृति देने के बाद से विदेशी निवेशकों ने भारत में अत्यधिक पूंजी निवेश किया है। इससे आयात निर्यात को भी अत्यधिक बढ़ावा मिला है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रगति हुई है एवं इन क्षेत्रों के भारतीय विशेषज्ञों की मांग दुनिया भर में बढ़ी है। आज बड़ी संख्या में भारत के विशेषज्ञ विश्व के अनेक देशों में कार्यरत हैं। संचार एवं सूचना क्रांति के कारण दुनिया आज ग्लोबल विलेज का रूप ले चुकी है। ऐसी स्थिति में सही तौर पर देखा जाए तो वैश्वीकरण समय की मांग है एवं आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से यह अधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जटिल आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए विश्व का कोई भी देश सभी मामलों में पूर्णतया आत्मनिर्भर होने का दावा नहीं कर सकता। उसे किसी न किसी कारण से किसी अन्य देश पर अवश्य निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देकर तेजी से आर्थिक प्रगति हासिल करने के लिए वैश्वीकरण आवश्यक है।
वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को आर्थिक सुधार का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। भले ही इससे कुछ नुकसान संभव हैं, किंतु किसी भी देश का अन्य देशों के सहयोग के बिना अकेले प्रगति पथ पर अग्रसर रहना लगभग असंभव है। अतः राष्ट्रीयता की भावना का सम्मान करते हुए यदि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया जाए तो इससे निसंदेह विकासशील ही नहीं, विकसित देशों को भी लाभ होगा। यदि आपस में व्यापार करने वाले देश एक दूसरे को बाजार के दृष्टिकोण से न देखकर आर्थिक प्रगति हासिल करने के लिए सहयोगी के तौर पर देखें तो इससे न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, अब इस गद्यांश को हम लोगों ने आसानी से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 55 नंबर पर, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस गद्यांश में से जो पहला प्रश्न है और टोटल 55 नंबर पर जो प्रश्न है, विदेशी निवेशकों ने भारत में अत्यधिक पूंजी क्यों निवेश की है? पहला, इसे वित्तीय संकट से उबारने के लिए। दूसरा, भारत की प्रगति को देखकर। तीसरा, इसे आर्थिक मंदी से उबारने के लिए। और चौथा, वैश्वीकरण के कारण। तो दोस्तों, इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा गद्यांश के अनुसार, वैश्वीकरण के कारण। क्योंकि विदेशी निवेशकों ने भारत में अत्यधिक पूंजी इसीलिए निवेश किया क्योंकि वे वैश्वीकरण के कारण उन्होंने पूंजी को निवेश किया। 56 नंबर पर जो प्रश्न है, वैश्वीकरण से भारत को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? पहला, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में असाधारण प्रगति। दूसरा, आयात निर्यात को भी अत्यधिक बढ़ावा मिला है। तीसरा, फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिला है। और चौथा, भारत के विशेषज्ञ विश्व के अन्य देशों में कार्यरत हैं। तो दोस्तों, इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात वैश्वीकरण से जो लाभ प्राप्त नहीं हुआ है भारत को वो है फिल्म उद्योग को बढ़ावा नहीं मिला है। तो आपका तीसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर पर जो प्रश्न है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप होने वाले परिणाम के रूप निम्नलिखित में से किसकी चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है? पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द में वृद्धि। तीसरा, तेजी से आर्थिक प्रगति। और चौथा, आध्यात्मिक शांति में वृद्धि। तो दोस्तों, इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात आध्यात्मिक शांति में वृद्धि। यह जो है वैश्वीकरण के कारण नहीं हुआ है। तो आपका चौथा विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। अब 58 नंबर पर जो प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पहला, वैश्वीकरण। दूसरा, आर्थिक मंदी। तीसरा, वित्तीय संकट। और चौथा, आर्थिक सुधार। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, अर्थात वैश्वीकरण जो है वो बिल्कुल इस गद्यांश का सबसे ज़्यादा उपयुक्त शीर्षक होगा। तो आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर पर जो प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार वैश्वीकरण क्यों आवश्यक नहीं है? पहला, तेजी से आर्थिक प्रगति के लिए। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द के लिए। तीसरा, किसी न किसी मामले में अन्य देश पर निर्भरता के कारण। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है इस गद्यांश के अनुसार वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि गद्यांश में वैश्वीकरण का जो आवश्यक कारण है वो इनमें से कोई नहीं है। तो आपका चौथा विकल्प जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60वां और हिंदी भाषा का आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। राष्ट्रीयता शब्द है, पहला संज्ञा, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया, चौथा क्रिया विशेषण। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीयता जो है बिल्कुल वो एक संज्ञा शब्द है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि व्याकरण के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, समास, रस, अलंकार, छंद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बना करके इसी चैनल पर, नेक्स्ट फ्यूचर टीचर चैनल पर अपलोड किया है। तो आप अगर हिंदी भाषा की संपूर्ण तैयारी, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे बैंक, रेलवे, एसएससी, सीटेट, यूपी टेट, कोई भी टेट हो, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मैंने इस चैनल पर हिंदी भाषा का संपूर्ण वीडियो बना करके कंप्लीट, कम से कम 7 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं केवल हिंदी भाषा के, जिनमें कि आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जिससे कि हर राज्य और हर कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा पार्ट है वो अंग्रेजी भाषा का है और इस वीडियो में 61 नंबर पर जो प्रश्न है और अंग्रेजी भाषा का पहला प्रश्न है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू फर्स्ट, creating opportunity to use the target language for communication. Second, the teacher talking for most of the time. Third, the teacher being allowed to spot the error and correct them. And fourth, allowing students who are not confident to have the freedom to be quiet. तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि
फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर पर जो प्रश्न है और इंग्लिश भाषा का दूसरा प्रश्न है, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। फर्स्ट, कॉजेज इंटरफेरेंस इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। सेकंड, बिकम ए बर्डन टू द टीचर इन द लैंग्वेज क्लासरूम। थर्ड, confuses the learner while learning a new language, and fourth is very helpful in teaching and learning a new language। दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इज वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। सो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर पर जो प्रश्न है, एन इफेक्टिव लेसन्स फॉर टीचिंग ए लैंग्वेज बिगिन विथ। फर्स्ट, लिसनिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। सेकंड, presenting the content of the lesson. Third, recapitulation and motivation through fun activity. And fourth, writing on the blackboard। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग ए लैंग्वेज बिगिन विथ रिकैप्चुलेशन एंड मोटिवेशन थ्रू फन एंड एक्टिविटी। सो आपका थर्ड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर पर जो प्रश्न है, सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स। First, indiscipline of learner. Second, teachers lack of control over the class. Third, incompetence of the teachers. Fourth, constructive activity with the learner engage in language learning। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी विथ लर्नर इंगेज इन लैंग्वेज लर्निंग। सो आपका फोर्थ ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर पर 65 नंबर पर जो प्रश्न है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। फर्स्ट, डज नॉट प्लेस स्टूडेंट इन थॉट प्रोवोकिंग सिचुएशन। सेकंड, इनकरेज क्वाइट लर्नर्स। थर्ड, डज नॉट नर्चर क्रिएटिव थिंकिंग इन स्टूडेंट। एंड फोर्थ, अलाउ लर्नर टू रेज क्वेश्चंस। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अलाउ लर्नर टू रेज क्वेश्चन। सो आपका फोर्थ ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर पर जो प्रश्न है, करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। फर्स्ट, डिक्टेशन। सेकंड, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। थर्ड, वैक्यूबुलरी प्रैक्टिस। एंड फोर्थ, क्विज। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, डिक्टेशन, बिकॉज करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू डिक्टेशन। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर पर 67 नंबर पर जो क्वेश्चन है, ही वाज स्टेबल्ड फैटली सो ही डायड। He is a। First, simple sentence. Second, compound sentence. Third, complex sentence. And fourth, complex compound sentence। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस ये भी मैंने बताया हुआ है अपने इसी चैनल पर, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ही वाज स्टेबल फैटली सो ही डायड, क्योंकि ये दो शब्दों से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें दो सेंटेंस जुड़े हैं, ही वाज स्टेबल फैटली एंड सो ही डायड। तो ये दो जो सेंटेंस जुड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। सो आपका सेकंड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर पर जो क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आई शैल गो वेयर माई फ्रेंड लिव्स, वेयर माई फ्रेंड लिव्स इज ए। फर्स्ट, नाउन क्लास। सेकंड, एडजेक्टिव क्लास। थर्ड, एडवर्ब क्लास। एंड फोर्थ, नन ऑफ दीज। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात एडवर्ब क्लास, because in the sentence I shall go where my friend lives, where my friend live is a adverb clause। so आपका थर्ड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर पर जो क्वेश्चन है, which of the following is best suited for improving the speaking skills of learners। first, recitation of poetry। second, reading a prose and drama aloud। third, oral language drill। fourth, debates and group discussion followed by role play। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले इज द बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर पर जो प्रश्न है, which one of the following is against the spirit of pedagogy of language। first, making connection to students' lives। second, alleging experience to important outcomes। third, making students appear in as many tests as possible। and fourth, designing experience that interest students। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, because making students appear in as many tests as possible is against the spirit of pedagogy of language। so आपका थर्ड ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
71 71 नंबर पर जो क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन हैज मेड द इवेल्युएशन सिस्टम फर्स्ट मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ द इंटायर पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड, सेकंड कॉम्प्लेक्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग टू मैनी डिटेल्स, थर्ड वैग्यू एज एग्जैक्ट रैंक ऑफ द स्टूडेंट कैन नॉट बी फाउंड आउट, एंड फोर्थ मोर कॉम्प्रिहेंसिव टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ओनली इन द स्कॉलेटिक्स एरियाज। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ द इंटायर पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन हैज मेड द इवेल्युएशन सिस्टम। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर पर जो क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग इज फर्स्ट टीचिंग बाय ऑब्जर्विंग मिनट्स बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, सेकंड ऑर्गेनाइज प्रैक्टिस टीचिंग, थर्ड माइक्रो मैनेजिंग द रूटीन ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, एंड फोर्थ टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज माइक्रो टीचिंग इज टीचिंग बाय ऑब्जर्विंग मिनट्स बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर पर जो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपेक्ट्स द टीचर टू फर्स्ट कंस्ट्रक्ट हिज ओन क्यूरिकुलम, सेकंड मेक लर्नर प्रिपेयर देयर ओन टेक्स्ट बुक्स, थर्ड हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंस, एंड फोर्थ गिव प्री कंस्ट्रक्टेड नॉलेज टू लर्नर। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंस, because constructivist approach to language teaching expects the teacher to help construct knowledge using their experiences। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर पर जो क्वेश्चन है, ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्स्ट चिल्ड्रेन सिटिंग इन द सेंटर if the classroom, second children teaching other children under the supervision of the teacher, and third very passive teachers and active learners, and fourth a variety of learning activity for the learners। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटी फॉर द लर्नर। सो आपका फोर्थ ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर पर जो क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट फर्स्ट चिल्ड्रेन हैव द फ्रीडम टू मूव देयर सीट्स वेयर एवर दे वांट, सेकंड मैनी ग्रुप पेयर एंड होल क्लास एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड इजीली, थर्ड चिल्ड्रेन डू नॉट फॉर्म परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप, एंड फोर्थ द टीचर इंश्योर इक्वालिटी प्रिवील्स इन हर क्लासरूम। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट मैनी ग्रुप पेयर एंड होल क्लास एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड इजीली। सो आपका सेकंड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे के जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 84 तक, वो आपके इस पैसेज से होंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हम लोग पहले पैसेज को रीड कर लेते हैं प्रॉपरली, फिर उसके बाद से पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आंसर हम लोग इजीली दे पाएंगे। तो पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज है, करुणा वर्मा इज bewildered, आई डोंट नो हाउ सी डिड इट, सी सेज अबाउट हर मदर रेणु चोपड़ा, करुणा चाइल्डहुड्स memories are of her father leaving late for office so that by then her mother would be back from work, of her parents working in since to make sure the kids were well taken care of her mother handling kitchen and classroom with easy. When her own daughter was born, Karuna too wanted to do the balancing act, but it did not turn out to be easy it seemed. For starters, her parents' era was different from hers, as she was living with her husband in Andheri, Mumbai. Away from their family, resuming work would have meant leaving her daughter with a maid while she was away. Her daughter's formative year would be spent with an outsider, a thought that did not appeal to Karuna. She quit her teaching job in a school. For a woman who was encouraged to be independent throughout her life, the decision to quit and stay at home was a difficult one. Ironically, it was her mother who urged her to quit the job and become a full-time mother. For Karuna, being a housewife is one of the tougher jobs she has had. I have no time for myself, says Karuna. I make sure all my
personal. All my personal work is done when Avani is asleep. Earlier, I had a set routine. My husband and I used to wake up at 6 a.m. I would reheat the food the maid had cooked the day before and pack it for lunch. Then we used to head off to work, and at a night we would go out. I had a lot of time to myself and for my husband then, says Karuna. The routine is quite different now. Karuna has taken to cooking. She wakes up quite early and makes sure all her work is done before the baby is up. The rest of the day files by pondering to 2-year-old Avani needs. तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस पैसेज को आसानी से पढ़ के समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इस पैसेज में से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर हम लोग इसी पैसेज के हिसाब से आसानी से दे देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों पैसेज के हिसाब से पहला प्रश्न है 76 यानी कि 76 नंबर पे, करुणा वर्मा इज बेविल्डर एट फर्स्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप ए डॉटर इन ए बिग सिटी, सेकेंड हर मदर्स एबिलिटी टू कंबाइन हर कैरियर विथ हाउस होल्ड वर्क, third the amount of work that she has to do after becoming a mother, and fourth the late hours of work that her father followed। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पैसेज में दिया हुआ है करुणा वर्मा इज बेविल्डर एट हर मदर्स एबिलिटी टू कंबाइन हर कैरियर विथ हाउस होल्ड वर्क। 77 नंबर पर जो क्वेश्चन है, डैश 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 पेरेंट्स वर्किंग इन सिंस मीन्स, फर्स्ट फादर अर्निंग एंड मदर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन, सेकेंड पेरेंट्स हैविंग staggered office hours and sharing household work, third parents pooling their resources together to take care of expenses, fourth husband and wife syncing their differences to preserve domestic harmony। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज पेरेंट्स हैविंग स्टैगर्ड ऑफिस आवर्स एंड शेयरिंग हाउस होल्ड वर्क, पेरेंट वर्किंग इन सिंस मीन्स, इसका मतलब यही होता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर पर जो क्वेश्चन है, करुणा टू वांटेड टू डू द बैलेंसिंग एक्ट इन दिस सेंटेंस, द टर्म बैलेंसिंग एक्ट implies फर्स्ट मैनेजिंग द टाइम efficiently so that parents can spend quality time with their children, second making adjustment in order to balance work and leisure properly, third sharing of responsibility by both husband and wife, and fourth a mother's ability to look after her child without quitting her job। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा पैसेज के हिसाब से वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज करुणा टू वांटेड टू डू द बैलेंसिंग एक्ट इन दिस सेंटेंस, द टर्म बैलेंसिंग एक्ट implies मैनेजिंग द टाइम एफिशिएंटली सो दैट पेरेंट्स कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रेन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर पर 79 नंबर पर जो क्वेश्चन है, एज सी वाज लिविंग विद हर हस्बैंड इन अंधेरी मुंबई अवे फ्रॉम देयर फैमिली, इन दिस सेंटेंस their families refers to first families of friends in Andheri Mumbai, second Karuna's parents and in-law, third Karuna's mother and father's families, and fourth Karuna's husband family। तो इनमें से जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एज सी वाज लिविंग विद हर हस्बैंड इन अंधेरी मुंबई अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, Karuna's parents and in-law in this sentence their family refers to। सो आपका सेकंड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर पर जो क्वेश्चन है, करुणाज पेरेंट्स एंड हर हस्बैंड्स पेरेंट्स प्रोबेबली लिव्ड फर्स्ट इन मुंबई बट नॉट इन अंधेरी, सेकंड विद करुणा एंड हर हस्बैंड, थर्ड इन अंधेरी मुंबई, एंड फोर्थ इन सम अदर सिटी। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज करुणा पेरेंट्स एंड हर हस्बैंड पेरेंट्स प्रोबेबली लिव्ड इन सम अदर सिटी। सो आपका फोर्थ ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये पैसेज में दिया हुआ भी है। 81 नंबर पर जो क्वेश्चन है, करुणा डिसाइडेड टू क्वाइट हर जॉब बिकॉज फर्स्ट सी वांटेड टू हैव मोर टाइम टू हर सेल्फ एंड फॉर हर हस्बैंड, सेकेंड सी वांटेड टू पे मोर अटेंशन टू हर कुकिंग, थर्ड सी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हर टीचिंग जॉब, एंड फोर्थ सी डिड नॉट वांट हर डॉटर टू स्पेंड हर अर्ली ईयर्स विद ए मैड। तो उनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज करुणा डिसाइडेड टू क्वाइट हर जॉब बिकॉज सी डिड नॉट वांट हर डॉटर टू स्पेंड हर अर्ली ईयर्स विद ए मैड। सो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये पैसेज में दिया भी हुआ है। 82 नंबर पर जो क्वेश्चन है, इट वाज इरोनिकली दैट करुणा मदर शुड एडवाइज हर टू क्वाइट हर जॉब एंड स्टे एट होम बिकॉज फर्स्ट करुणा पेरेंट्स हैड ऑलवेज एडवाइज हर दैट home was much more important than career,
Second, Karuna's mother herself had not quite her job to take care of children as she encouraged independence of women. Third, Karuna herself was keep on quite her job. And fourth, Karuna's parents had insisted that household chores should be shared between husband and wife. तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज Karuna mother herself had not quite her job to take care of children as she encouraged independence of women. ये पैसेज में दिया हुआ है, तो आपका सेकंड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर पे जो क्वेश्चन है, आफ्टर करुणा क्वाइट हर जॉब, फर्स्ट सी सेंट हर मैड अवे एज सी फेल्ट दैट द मैड वाज ए बैड इन्फ्लुएंस ऑन अवनी। Second, she had no time for herself as Avani needed all her attention and care. Third, she had a lot of time to herself and for her husband. And fourth, she occupied herself with cooking to spend her time usefully. तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पैसेज में दिया हुआ है कि आफ्टर करुणा क्वाइट हर जॉब सी हैड नो टाइम फॉर हर सेल्फ एज अवनी नीडेड ऑल हर अटेंशन एंड केयर। सो आपका सेकंड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर पर जो क्वेश्चन है, आई हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ सेज करुणा, दिस सेंटेंस कैन बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच एज। फर्स्ट, करुणा सेड दैट सी हैड नो टाइम फॉर herself. Second, Karuna says that she had no time for herself. Third, Karuna says that she had no time for herself. And fourth, Karuna said that she had no time for myself. तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आई हैव नो टाइम फॉर माई सेल्फ सेज करुणा, दिस सेंटेंस कैन बी रिटन इन रिपोर्टेड स्पीच एज करुणा सेड दैट सी हैड नो टाइम फॉर हरसेल्फ। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 85 से लेकर 90 तक के, वो होंगे आपके इस पोयम से। तो हम लोग एक बार पोयम को पढ़ लेते हैं। रीड द पोयम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हम लोग पहले पोयम को पढ़ लेते हैं प्रॉपरली। आपका पोयम है, द हैंड होल्डर्स ए ट्रिब्यूट टू केयर गिवर्स, देयर इज नो जॉब मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर्स, नो जॉब एनीवेयर एल्स इन द लैंड, you are the keepers of the future, you hold the smallest of hands, into your care you are trusted to nurture and care for the young, and for all of your everyday heroics your talents and skills go unsewing, you wipe tears from the eye of the injured, you rock babies brand new in your arm, you encourage the shy and unsure child, you make sure they are safe from all harm, you foster the bond of friendship letting no child go away mad, you respect and you honor their emotions, you give hugs to each child when they are sad, you have more impact than does a professor, a child's mind is molded by force, so whatever you lay on the table is whatever the child will explore, give each child the stool, give each child the tools for adventures, let them be artists and writers and more, let them fly on the wind and dance on the stars and build castles of sand on the shore. It is true that you don't make much money and you don't get a whole lot of praise, but when one small child say I love you, you are reminded of how this job pay। ऑथर जो है वो अननोन है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ये कविता थी, बहुत अच्छा पोयम था ये। तो दोस्तों इस पोयम का जो पहला क्वेश्चन है और टोटल इस वीडियो में 85 नंबर पर जो प्रश्न है 85 नंबर पे, the expression the smallest of hands refers to first babies, second caregivers with small hands, third parents with small hands, fourth people with small hands। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेबीज, बिकॉज ये आपका पोयम में दिया हुआ है द एक्सप्रेशन द स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड्स रेफर्स टू बेबीज। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर पर जो प्रश्न है, थ्रू केयर गिवर्स लुक आफ्टर द यंग दे आर, फर्स्ट नेवर टायर्ड ऑफ देयर वर्क, सेकेंड नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज, एंड थर्ड नॉट लव्ड बाय द चिल्ड्रेन अंडर देयर केयर,
फोर्थ पेड वेरी वेल इन रिटर्न। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज थ्रू केयर गिवर्स लुक आफ्टर द यंग दे आर नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज। सो आपका सेकंड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर पर जो क्वेश्चन है, ए केयर गिवर्स हैज मोर इन्फ्लुएंस ऑन ए चाइल्ड देन ए प्रोफेसर बिकॉज फर्स्ट द चाइल्ड जनरली प्रिफर्स ए केयर गिवर्स टू ए प्रोफेसर, second the professor is not capable of providing love to a child, third the child spends the formative years with the caregivers, and fourth the caregivers can teach better than a professor। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ए केयर गिवर हैज मोर इन्फ्लुएंस ऑन ए चाइल्ड देन ए प्रोफेसर बिकॉज द चाइल्ड स्पेंड द फॉर्मेटिव ईयर्स विद द केयर गिवर्स। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर पे जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट दैट ए केयर गिवर्स गेट्स, फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सोसाइटी, सेकंड प्रेज फ्रॉम द पेरेंट्स, थर्ड मनी फॉर हर सर्विसेज, फोर्थ लव फ्रॉम चिल्ड्रेन। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन है पोएम में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लव फ्रॉम चिल्ड्रेन, बिकॉज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट दैट ए केयर गिवर गेट्स लव फ्रॉम द चिल्ड्रेन। सो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर पे जो क्वेश्चन है, यू गिव हग्स टू ईच चाइल्ड्स व्हेन दे आर सैड, दिस एक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ, फर्स्ट एम्पैथी, सेकंड इनकरेजमेंट, थर्ड रिक्रिमिनेशन एंड फोर्थ रीअश्योरनेस। इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीअश्योरनेस, बिकॉज यू गिव हग्स टू ईच चाइल्ड व्हेन दे आर सैड, दिस एक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ रीअश्योरनेस। सो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर पे और 90 नंबर पे आखिरी प्रश्न होगा अंग्रेजी भाषा का, लेटिंग नो चाइल्ड गो अवे मैड, द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज, फर्स्ट नो चाइल्ड इज अलाउड टू बी एंग्री फॉर लॉन्ग, second no child is permitted to go away from school without permission, third no child is allowed to become mad, and fourth no caregiver is permitted to be mad with a child। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नो चाइल्ड इज अलाउड टू बी एंग्री फॉर लॉन्ग, बिकॉज लेटिंग नो चाइल्ड गो अवे मैड, इसका मतलब यही होगा, इस लाइन का मतलब ये होगा कि नो चाइल्ड इज अलाउड टू बी एंग्री फॉर लॉन्ग, क्योंकि इसमें यही कहा गया है कि नो चाइल्ड इज अलाउड टू बी एंग्री फॉर लॉन्ग, ये पोएम में कहा गया है, यानी कि कोई भी बच्चा बहुत लंबे समय तक भूखा नहीं रहेगा। दोस्तों अगला जो हमारा पार्ट है वो गणित भाषा का है, और गणित भाषा में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं सारे प्रश्नों को हल नहीं करूंगा, मैं केवल सारे प्रश्नों का आंसर आपको बता दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी टेट का जो पेपर आता है उसमें गणित के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होते हैं, लेकिन इतने ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो बस मैं इसमें आपको आंसर बता दूंगा, आप आराम से वीडियो को पूछ करके सारे सवालों का जवाब आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए गणित का पहला प्रश्न है और टोटल 91 नंबर पर यह प्रश्न है, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर हानि का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो आपका 25 राइट ऑप्शन आ जाएगा। 92 नंबर पर जो प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चित्र में, कि 3/4 का पश्चमांश निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। पहला है 21/1120, दूसरा है 30/1600, तीसरा है 15/1600 और चौथा है 63/3360। तो इनमें से जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा जब आप इसको हल करेंगे तो। 93 नंबर पर जो प्रश्न है, वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। पहला है 260, दूसरा है 280, तीसरा है 240 और चौथा है 270। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा 280। जब इसको आप हल करेंगे तो आपका 280 राइट ऑप्शन आ जाएगा। 94 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों में क्या अंतर है। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। पहला है 1/12, दूसरा 1/20, तीसरा 1/30 और चौथा है 1/6। तो दोस्तों इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है, आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा 1/6। 95 नंबर पर जो प्रश्न है, -4 का परम मान है। पहला 4, दूसरा -4, तीसरा 0 से कम और चौथा बार 4, इसको बार बोलते हैं।
तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 4। -4 का परम मान 4 होता है। 96 नंबर पर जो प्रश्न है, एक खेत का परिमाप 2370 मीटर है। यदि खेत की लंबाई खेत की चौड़ाई की दोगुनी है तो खेत का क्षेत्रफल है। पहला 31 20 50 वर्ग मीटर, दूसरा 31 20 05 वर्ग मीटर, तीसरा 30 01 25 वर्ग मीटर और चौथा है 12 30 05 वर्ग मीटर। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर पर जो प्रश्न है, √16 माइनस √15, √19 माइनस √8, √4 माइनस √3 में किसका मान सर्वाधिक है? पहला √16 माइनस √15, दूसरा है √9 माइनस √8 और तीसरा है √4 माइनस √5 और चौथा है √4 माइनस √3। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका चौथा जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ जाएगा। अब 98 नंबर पर जो प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या होगी? पहला 352 मीटर, दूसरा 312 मीटर, तीसरा 336 मीटर और चौथा 344 मीटर। इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है हल करने पर आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 336 मीटर इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। 99 नंबर पर जो प्रश्न है, x का मान क्या होगा यदि 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर 16 है? पहला है 24, दूसरा है 25, तीसरा है 35 और चौथा है 50। तो इनमें जो आपका सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। हल करने पर 50 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 100 नंबर पर जो प्रश्न है, दो घन संख्याओं का अंतर 45 है तथा उनका अनुपात 8 संबंधित 3 है तो संख्याएं होंगी। पहला 72 27, दूसरा 68 23, तीसरा 65 20 और चौथा 75 30। तो दोस्तों इसको जब आप हल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर हल करके दिखाया भी है, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा। 72 और 27 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 101 नंबर पर जो प्रश्न है, 500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? पहला 10 रुपया, दूसरा 32 रुपया, तीसरा 40 रुपया और चौथा 160 रुपया। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है साधारण ब्याज का। आप हल करेंगे तो 160 रुपये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 102 नंबर पर जो प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। पहला 60 डिग्री का, दूसरा 45 डिग्री का, तीसरा 90 डिग्री का और चौथा 180 डिग्री का। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा 60 डिग्री का। 103 नंबर पर जो प्रश्न है, 5 लड़कों की अवस्था क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत अवस्था क्या होगी? पहला 11, दूसरा 11 सही 1/5, तीसरा 11 सही 1/2 और चौथा 12। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, 11 सही 1/5। जब आप इसको हल करेंगे तो जो औसत अवस्था आएगी वो 11 सही 1/5 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 104 नंबर पर जो प्रश्न है, एक कोण अपने पूरक का 1/5 गुना है तो कोण की माप क्या है? पहला 15 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 75 डिग्री और चौथा 150 डिग्री। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, 15 डिग्री इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। दोस्तों सेम इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं यूपी टेट में, जैसा कि आप लोग इसके पहले दे चुके हैं। तो आप सभी को जानकारी भी होगी कि यूपी टेट में जो गणित में प्रश्न आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसको बस आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आसानी से इस सवालों का जवाब दे सकते हैं। इसीलिए मैं इनमें आपको पूरा सवाल हल करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूं। 105 नंबर पर जो प्रश्न है, एक समबहुभुज के अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योगफल का 5 गुना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? पहला 8, दूसरा 10, तीसरा 12 और चौथा 9। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा 12। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन 12 हो जाएगा। 106 नंबर पे जो प्रश्न है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा यदि 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहला 1%, दूसरा 11%, तीसरा 21% और चौथा 20%। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका हल करने पर तीसरा विकल्प से हो जाएगा, 21% इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 107 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि 8 आदमी किसी कार्य को 75 दिनों में करते हैं तो उसी कार्य को 40 दिनों में कितने आदमी करेंगे? पहला 10 दिन, दूसरा 15 दिन, तीसरा 20 दिन और चौथा 25 दिन। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका 15 दिन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। आसानी से इन सारे सवालों का जवाब आप लोग दे देंगे। 108 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि 438 संतरों का मूल्य
1384 रुपया 8 पैसा हो तो 8 दर्जन संतरों का मूल्य लगभग कितने रुपए होगा? पहला 250 रुपया, दूसरा 300 रुपया और तीसरा 400 रुपया और चौथा 500 रुपया। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर हल करके भी आपको बताया है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 109 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी वस्तु का 120 रुपये में बेचा गया तथा उस पर 20 रुपये का लाभ कमाया गया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। पहला 40%, दूसरा 20%, तीसरा 30%, चौथा 10%। तो दोस्तों इस सवाल को हल करने पर आपका जो सबसे सही विकल्प निकलेगा वो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 20%। 110 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? पहला परिकेंद्र, दूसरा लंब केंद्र, तीसरा अंतः केंद्र और चौथा केंद्रक। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, लंब केंद्र, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। 111 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि a बराबर √7 + 2 √12 तथा b बराबर √7 - 2 √12 हो तो a³ + b³ बराबर होगा। पहला 40, दूसरा 44, तीसरा 48 और चौथा 52। तो दोस्तों ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है, इसको जब आप हल करेंगे तो इसका जो सबसे सही विकल्प निकल कर आएगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, 52। 112 नंबर पर जो प्रश्न है, 7 √3 + 5 √27 + 2 अपान √3 का सरलतम रूप होगा। पहला है आपका 7/2 √3, दूसरा है 68/3 √3, तीसरा है 19/5 √3 और चौथा है 14/3। तो दोस्तों हल करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प निकल कर आएगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, 68/3 √3 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 113 नंबर पर जो प्रश्न है, 2500 के 25% का 1/4 गुना क्या होगा? पहला 25 के 25% का 25 गुना है, दूसरा 25 के 2500% का 25 गुना है, तीसरा 25% के 25 गुने का बड़ा 25 है, चौथा 25 के 25 गुने का 25वां भाग है। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो हल करने पर आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, 25 के 25% का 25 गुना है। 114 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि f(x) बराबर 2x² - 5x + 1 हो तो f2 का मान क्या होगा? पहला 0, दूसरा 1, तीसरा -1 और चौथा 2। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, -1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 115 नंबर पर जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस चित्र को, PQR जो आपको दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि उपरोक्त चित्र में P का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हल करने पर, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको हल करके भी दिखाया है, जब आप इसको हल करेंगे तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 81% आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 116 नंबर पर जो प्रश्न है, 112 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पहला 98.56 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा 89.65 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा 76.12 वर्ग सेंटीमीटर और चौथा है 9856 वर्ग सेंटीमीटर। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा उसको हल करने पर आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, 9856 वर्ग सेंटीमीटर। 117 नंबर पर जो प्रश्न है, बिंदु 4 - 8 किस चतुर्थांश में स्थित है? पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय और चौथा चतुर्थ। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, चतुर्थ। 118 नंबर पर जो क्वेश्चन है, यदि x + 1/y बराबर 1 है तथा y + 1/z बराबर 1 हो तो z + 1/x का मान क्या होगा? तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो हल करने पर आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, 1 जो है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 119 नंबर पर जो प्रश्न है, यदि x² + y² + z² + 2 बराबर 2 y - x हो तो x³ + y³ + z³ का मान क्या होगा? पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 3। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, 0 जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मान निकालने पर। 120 नंबर पर और गणित का आखिरी प्रश्न होगा, यदि x + y + z बराबर 0 हो तो व्यंजक x + y, y + z और z + x अपान XYZ का मान क्या होगा? तो दोस्तों हल करने पर आपका जो सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, -1 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका गणित का ये पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ 30 प्रश्नों का। अब आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट जो होगा, आखिरी पार्ट होगा, 5वां पार्ट होगा इस वीडियो का, वो पर्यावरण अध्ययन का होगा। पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है और 121 नंबर पर टोटल प्रश्न है इस वीडियो में, भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, 1974 में सबसे पहले भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। 122 नंबर पर जो प्रश्न है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला 15 फरवरी, दूसरा 13 अप्रैल, तीसरा 22 अप्रैल और चौथा 5 जून। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका
तीसरा विकल्प से हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। 123 नंबर पर जो प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की परिचालन ऊर्जा है। पहला विकिरण ऊर्जा, दूसरा रासायनिक बंध ऊर्जा, तीसरा ऊष्मीय ऊर्जा और चौथा जल विद्युत ऊर्जा। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा विकिरण ऊर्जा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की परिचालन ऊर्जा विकिरण ऊर्जा होती है। 124 नंबर पर जो प्रश्न है, एक पारितंत्र में शैवाल हरी इकाई का स्थान होता है। पहला उपभोक्ता, दूसरा उत्पादक, तीसरा अपघटक और चौथा शाकाहारी। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा उत्पादक होता है, क्योंकि एक पारितंत्र में शैवाल हरी इकाई का जो स्थान होता है वो उत्पादक का होता है। 125 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्न में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है। पहला सल्फर डाइऑक्साइड SO2, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और चौथा ऑक्सीजन O2। तो इसमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा आपका पहला विकल्प से हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्योंकि SO2 जो होता है वो लाइकेन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। 126 नंबर पर जो प्रश्न है, ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है। पहला ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा यूरोप में और तीसरा अंटार्कटिका में और चौथा जापान में। तो आपका जो सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि ओजोन परत जो पतली या नष्ट हुई है वो अंटार्कटिका पर हुई है, अर्थात ध्रुवों पर भी हुई है। 127 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय वन जैवमंडल को संक्षिप्त में क्या कहते हैं। पहला WWF, दूसरा IBWL, तीसरा MAB और चौथा IUCN। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा IBWL। 128 नंबर पर जो प्रश्न है, भारहीन अपशिष्ट को अन्य नाम से कहते हैं। पहला जैविक अपशिष्ट, दूसरा अजैविक अपशिष्ट, तीसरा ऊर्जा अपशिष्ट और चौथा द्रव अपशिष्ट। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा ऊर्जा अपशिष्ट, क्योंकि भारहीन अपशिष्ट को जो दूसरे नाम से जानते हैं वो दूसरा नाम ऊर्जा अपशिष्ट होता है। 129 नंबर पर जो प्रश्न है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पहला रीटर ने, दूसरा हैकल ने, तीसरा ऑडम ने और चौथा इन सभी ने। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, तो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। पहला तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा वन पारिस्थितिकी तंत्र और चौथा मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। 131 नंबर पर जो प्रश्न है, एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला स्व पारिस्थितिकी, दूसरा सम पारिस्थितिकी, तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी और चौथा जीन पारिस्थितिकी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा स्व पारिस्थितिकी, अर्थात एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों को अध्ययन को क्या कहते हैं, स्व पारिस्थितिकी। 132 नंबर पर जो प्रश्न है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है। पहला ATP, दूसरा ADP, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा DNA। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, अर्थात जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या किसी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो आपका सूर्य का प्रकाश होता है। 133 नंबर पर जो प्रश्न है, फसलों पर DDT के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है। पहला केवल वायु प्रदूषण, दूसरा वायु तथा मृदा प्रदूषण, तीसरा वायु जल तथा मृदा प्रदूषण और चौथा केवल जल प्रदूषण। इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा वायु जल तथा मृदा प्रदूषण, अर्थात फसलों पर DDT के छिड़काव से जो प्रदूषण होता है वो आपका वायु जल तथा मृदा प्रदूषण होता है। 134 नंबर पर जो प्रश्न है, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है, अर्थात कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसको पारिस्थितिकी का आतंकवादी माना गया है। तो पहला है बबूल, दूसरा है अमलतास, तीसरा है जट्रोफा और चौथा है यूकेलिप्टस। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा यूकेलिप्टस, क्योंकि यूकेलिप्टस एक ऐसा पौधा है जिसको कि पारिस्थितिकी का आतंकवादी पौधा कहा जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर जल का बहुत ज़्यादा अवशोषण करता है, जिसकी वजह से वहाँ के ज़मीन में जो जल का स्तर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है और वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। तो इसीलिए इसको यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। 135 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत में 1 अप्रैल 1973 को किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। पहला जिम कार्बेट, दूसरा सिमलीपाल, तीसरा केवलादेव और चौथा रणथंभौर। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा जिम कार्बेट, क्योंकि भारत में 1 अप्रैल 1973 को
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 136 नंबर पर जो प्रश्न है, इटाई इटाई नामक रोग किस धातु की कमी से होता है? पहला कैल्शियम, दूसरा लोहा, तीसरा कैडमियम और चौथा सिल्वर। तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो इटाई इटाई नामक जो रोग होता है वो आपका कैडमियम से होता है। कौन किससे होता है? कैडमियम धातु से इटाई इटाई रोग होता है। 137 नंबर पर जो प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो पृथ्वी के ठीक दो भागों में बांटती है? पहला कर्क रेखा, दूसरा विषुवत रेखा, तीसरा मकर रेखा और चौथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, विषुवत रेखा, क्योंकि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं जो पृथ्वी के ठीक दो भागों में बांटती है। 138 नंबर पर जो प्रश्न है, कोयले के धूम कण से होने वाली बीमारी है? पहला एंथ्राकोसिसी, दूसरा सिलिकोसिसी, तीसरा फ्लूओरेसिस, चौथा रतौंधी। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, एंथ्रोकोसिसी जो नामक रोग है वो कोयले के धूम कण से होने वाली बीमारी है। 139 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी पिरामिड्स का प्रकार नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिरामिड्स का प्रकार नहीं है। पहला जीव संख्या पिरामिड, दूसरा जीव भार पिरामिड, तीसरा संचित ऊर्जा पिरामिड और चौथा विसर्जित ऊर्जा पिरामिड। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, विसर्जित ऊर्जा पिरामिड, क्योंकि पारिस्थितिकी पिरामिड का जो प्रकार नहीं है वो आपका विसर्जित ऊर्जा पिरामिड है। तो चौथा विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर पर जो प्रश्न है, संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। दूसरा, संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है। तीसरा, मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। और चौथा, संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। यही जो कथन है वो बिल्कुल असत्य है, अर्थात सत्य नहीं है। 141 नंबर पर जो प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? पहला, केवल भौतिक परिवर्तन है, दूसरा केवल रासायनिक परिवर्तन है, तीसरा भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है। 142 नंबर पर जो प्रश्न है, हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव और वृक्षारोपण की कमी के कारण उत्पन्न समस्या है? पहला, वायुमंडलीय परिवर्तन, दूसरा प्रदूषण का खतरा, तीसरा भूमि संरक्षण और चौथा ये सभी। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव व वृक्षारोपण की कमी के कारण उत्पन्न जो समस्या है वो ये सभी है, क्योंकि वायुमंडलीय परिवर्तन भी है, प्रदूषण का खतरा भी है और भूमि संरक्षण भी है। तो इसलिए आपका चौथा विकल्प ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर पर जो प्रश्न है, पूजा ने एक मेढक का पीछा करते हुए देखा कि वह पहले तो जमीन पर कूद रहा था और फिर पानी में तैरने लगा। उसे किस प्रकार के जंतुओं के वर्ग में रखा जाएगा? पहला जलचर, दूसरा उभयचर, तीसरा नभचर और चौथा मरुस्थलीय। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, उभयचर, क्योंकि मेढक एक ऐसा जीव है जो कि उभयचर है, अर्थात वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो दूसरा विकल्प जो आपका है उभयचर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 144 नंबर पर जो प्रश्न है, अरहित पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं? पहला होस्टस, दूसरा परजीवी, तीसरा सप्रोफाइट्स, चौथा उत्पादक। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात परजीवी। अर्थात परजीवी ऐसे हैं जो अहरित पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं तथा दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। तो दूसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 145 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? पहला व्यक्तित्व का विकास, दूसरा प्रकृति प्रेम का विकास, तीसरा राजनीतिक गुणों का विकास, चौथा सामाजिकता का विकास। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका तीसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात राजनीतिक गुणों का विकास, क्योंकि पर्यावरण का उद्देश्य राजनीतिक गुणों का विकास नहीं है। तो आपका तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 146 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी 11 वर्ष के बच्चे के दांत किसी खनिज की अधिकता में चितकबरे हो जाते हैं, वह खनिज है? पहला कैल्शियम, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फास्फोरस और चौथा पोटेशियम। तो इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन एक ऐसा खनिज है जो 11 वर्ष के बच्चे के दांत का खनिज की अधिकता में चितकबरे हो जाते हैं। तो आपका दूसरा विकल्प फ्लोरीन बिल्कुल सही हो जाएगा। 147 नंबर पर जो प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन O3 की उपस्थिति पहला गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने के कारण बढ़ी है, दूसरा लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को O3 की आवश्यकता होती है, तीसरा प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है और चौथा पृथ्वी यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। तो दोस्तों इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात पृथ्वी यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। तो आपका चौथा विकल्प जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
148 नंबर पर जो प्रश्न है, हथेली और तलवे की त्वचा शरीर के अन्य अंगों की त्वचा से किस मायने में भिन्न होती है? पहला, त्वचा बहुत मोटी होती है। दूसरा, मोटी श्रृंगकृत बाहरी परत के साथ बाह्य त्वचा अपेक्षाकृत मोटी होती है। तीसरा, उनके क्षेत्र की त्वचा में संवहनी होती है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, अर्थात मोटी श्रृंगकृत बाहरी परत के साथ बाह्य त्वचा अपेक्षाकृत मोटी होती है। तो आपका दूसरा विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर पर जो प्रश्न है, किसी स्त्री के रक्त की जांच करने पर चिकित्सक उसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाता है तो वह स्त्री को दैनिक भोजन में निम्न भोज्य पदार्थ सम्मिलित करने को कहेगा? पहला, हरी सब्जियां। दूसरा, दूध व दालें। तीसरा, रेशेदार फल व मेवे। और चौथा, अंडा व मांस। तो दोस्तों, इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, हरी सब्जियां, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए हरी सब्जियों का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आपका जो पहला विकल्प हरी सब्जियां है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 150 नंबर पर और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? पहला, ऑक्सीजन। दूसरा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और चौथा, सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों, इनमें जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए आपका ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका पहला विकल्प ऑक्सीजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आगामी यूपी टेट 2020 के लिए, रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है और ये आपका एक महा रिवीजन का अभ्यास होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। और दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले, जैसा कि हर बार मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।